प्रोडक्शन फंक्शन एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो हमें बताता है कैसे इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल, कैपिटल और लेबर को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। और आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन जानेंगे। क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन और किससे वो वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्शन का मीनिंग जानते हैं, राइट। प्रोडक्शन आपने कई बार इसका मीनिंग सुना होगा, लेकिन होता क्या है प्रोडक्शन एग्जैक्टली। क्या मतलब होता है प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। यहाँ पे क्या बोला है? प्रोडक्शन को एक प्रोसेस कहा जा रहा है, एक प्रक्रिया है प्रोडक्शन, जहां पे एक बिजनेस अपने इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। That business uses to convert inputs into outputs, right? यहाँ पे दो टर्म्स जो है हमारे इनपुट और आउटपुट, वो काफी एसेंशियल है, राइट। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन को एक ऐसी प्रोसेस कहा जा रहा है जहां वो इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। Production involves a series of activities that convert the inputs into outputs that people can use for the fulfillment of their needs। यानी कि प्रोडक्शन को बोला जा रहा है कि ऐसी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, यानी काफी सारी चीजें हो रही हैं, काफी सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो है वो अकर हो रही है, और उस कारण से जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट में बदल जा रहे हैं। और आउटपुट ऐसा आउटपुट जिसको लोग एक्चुअली में अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल प्रोडक्ट, है ना। यानी कि जो फाइनल आउटकम होता है हम उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। इनपुट्स यूजुअली क्या होता है? अगर हम बात करें इनपुट्स की आसान भाषा में, तो हम बोल सकते हैं कि इनपुट्स हमारे हैं रॉ मटेरियल, और वहीं पे अगर हम बात करें आउटपुट की, तो जब इन्हीं रॉ मटेरियल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? फाइनल प्रोडक्ट में, तो हम उसको बोलते हैं क्या? आउटपुट। और इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो कौन कंप्लीट करता है? वो कंप्लीट करता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट्स में, राइट। पर इनपुट जो है सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता है, इनपुट में बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट। इनपुट्स हमारे रॉ मटेरियल के अलावा कैपिटल होता है, लेबर होता है, लैंड होता है, ये सारी चीजें जो होती है इनपुट्स के अंदर आती है। और रॉ मटेरियल आउटपुट जो होता है वो कोई सा भी इनमें से एक फाइनल आउटकम हो सकता है। प्रोडक्शन इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू द आउटपुट, राइट। अगर हम प्रोडक्शन को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो आप इस लाइन से थ्रू कर सकते हैं, जो क्या बोला है क्या कि आप इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें? आउटपुट के अंदर। इनपुट इज एनीथिंग दैट इज यूटिलाइज्ड इन द क्रिएशन ऑफ a commodity and output is something that gets produced at the end of the production process। यानी कि क्या? इनपुट ऐसी कोई भी चीज है जिसको यूटिलाइज किया जा रहा है किसी कमोडिटी क्रिएशन में, राइट। आपने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो शर्ट पहनी हुई है, वो शर्ट भी क्या है? एक तरह का आउटपुट है, यानी कि कमोडिटी है। इनपुट का इस्तेमाल किसी भी चीज में, किसी भी कमोडिटी क्रिएशन में किया जाता है, एंड आउटपुट इज समथिंग दैट गेट्स प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी जब प्रोडक्शन प्रोसेस फाइनली खत्म हो जाती है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आउटपुट। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज डिफाइंड यूजिंग द प्रोडक्शन फंक्शन। और इन्हीं दोनों के बीच के रिश्ते, यानी कि इन दोनों के बीच के इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब जानते हैं हम कि हमने जान लिया कि क्या होता है प्रोडक्शन। अब हम जानते हैं क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन, किस तरीके से हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। What is production function? Production function is the relationship between physical inputs and फिजिकल आउटपुट, राइट। यानी कि फिजिकल इनपुट्स, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, यानी कि जो भी हम उसमें इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं उन मटेरियल से। अब फिजिकल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल। यानी आप कोई बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस में यानी कि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप लैंड का इस्तेमाल करेंगे। आपको कोई वहां पे अगर कोई एंटरप्राइज खोलनी है तो आप लैंड का इस्तेमाल करेंगे। लेबर फॉर वर्कर्स इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा, यानी फंडिंग। तो हम कैपिटल कह सकते हैं, कैपिटल भी एक तरह का इनपुट है। और ऐसे करके हमारे और 2-3 इनपुट्स और होते हैं। इन इनपुट्स को जब हम, इनका रिलेशन किसके बीच में? फिजिकल आउटपुट के बीच में, यानी क्वांटिटी प्रोड्यूस, यानी फाइनली जो प्रोड्यूस करा गया है वो, इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप, नॉट एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, दैट स्टडीज मटेरियल इनपुट्स ऑन वन हैंड एंड मटेरियल आउटपुट्स ऑन द अदर हैंड। मटेरियल इनपुट्स इंक्लूड वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर है। यानी कि इस रिलेशनशिप में हम क्या स्टडी करते हैं? हम इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन स्टडी करते हैं। यानी कि अगर इनपुट में किसी एक प्रकार के इनपुट को बढ़ाया जाए तो आउटपुट में क्या चेंज देखने को मिलेगा, या फिर इनपुट में अगर किसी एक प्रकार के इनपुट को कम करा जाए तो आउटपुट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि हम दोनों में जो है एक कंपैरिजन कर रहे हैं, एक रिलेशन को पता लगा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। और यहाँ पे ध्यान रखें, ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है, नॉट एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे हम चीजें जो है अलग अलग वेरिएबल और फिक्स फैक्टर में डिवाइड करके करेंगे, राइट। तो मटेरियल इनपुट्स के अंदर हम मेनली 2 फैक्टर्स में उसे कन्वर्ट करते हैं। एक हमारा होता है वेरिएबल और एक हमारा होता है फिक्स फैक्टर। यानी इनपुट को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है फिक्स फैक्टर, ये आगे जाके हम जानेंगे। इन अ स्टैंडर्ड इक्वेशन द प्रोडक्शन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय Q।
और अगर हम इसे, जैसे हमने कहा कि अगर ये टेक्निकल रिलेशनशिप है तो इसे अगर हम इक्वेशन में प्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, हम प्रोडक्शन फंक्शन को क्यू से रिलेट करेंगे, नोट करेंगे, और लेबर यानी वेरिएबल एलिमेंट जो है इज द रिप्रेजेंटेड बाय एल। लेबर को हमने कह दिया कि वो एल से है, और कैपिटल को हमने कह दिया वो क्या है, के से है, राइट। यहाँ पे हमने एक एब्रीविएशन ले लिया, एक शॉर्ट वर्ड ले लिया जिससे कि हम उसे रिप्रेजेंट कर सके। तो क्यू यानी क्या, प्रोडक्शन फंक्शन, और किसके बीच का फंक्शन, फंक्शन बिटवीन एल एंड के, यानी लेबर और कैपिटल के बीच का फंक्शन जो हमें बता रहा है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन फंक्शन का जो है एक्सप्रेशन देते हैं, राइट। क्यू इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एल के का मतलब क्या होगा, आपको समझ में आ गया, फंक्शन बिटवीन एल एंड के, यानी कि लेबर और कैपिटल के बीच का जो फंक्शन है उसको स्टडी करता है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। और सिर्फ लेबर और कैपिटल नहीं, बिकॉज आप जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल है वो काफी सारे अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ बस एल एन के दिया है, आप इसके अलावा कोई और वेरिएबल फैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एजम्पशंस क्या क्या हम मान के चलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, राइट। क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, क्या क्या चीजें हमें मान के चलनी पड़ती हैं पहले से, बिफोर हैंड। सो बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर डिविजिबल, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों इनपुट और आउटपुट क्या है, वो डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, यानी कि उनको बांटा जा सकता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 10 लेबर्स हैं, तो अगर 10 लेबर्स काम कर रहे हैं उस किसी भी वर्क पे, किसी मशीन पे, तो उसको हम बांट सकते हैं। हम 10 की जगह उसे 5 में बांट सकते हैं, हम 2 में बांट सकते हैं, राइट। यानी कि दोनों के दोनों इनपुट और आउटपुट जो है वो डिविजिबल है। क्यों ऐसा बांटना जरूरी है, बिकॉज आगे जाके हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और वहां पे हमें यहाँ पे जो हमारे जो इनपुट्स रहेंगे उनको बांटेंगे, राइट। अभी आगे जाके हम देखेंगे तो वो चीजें को समझ में कि क्यों हम उसे डिविजिबिलिटी यहाँ पे एजम करते हैं। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड वेरिएबल एलिमेंट एंड कैपिटल फिक्स्ड एलिमेंट। और यहाँ पे जैसे हमने जो एग्जांपल लिया, हम यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही लिए, क्योंकि वो दोनों के दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दोनों हमारे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को फुलफिल करते हैं। यानी कि लैंड यहाँ पे इस केस में आप देखें और कैपिटल देखें तो दोनों के दोनों जो है एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी यहाँ पे आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल, इसका कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप इसको किसी दूसरी चीज से बदल लें। और फिर क्या है, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट, यानी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। ये पॉइंट तो आपको काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी लॉ को स्टडी करते हैं तो हम मान के चलते हैं काफी सारी चीजें जो है वो नहीं बदल रही है। अगर टेक्नोलॉजी बदलेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगा। फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, कोई नई टेक्निक आ गई प्रोडक्शन की, तो उससे क्या होगा, आपकी उतने ही लेबर और उतने ही लैंड में, यानी उतने ही इनपुट में जो आउटपुट है वो ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे लॉ जो है वो कहीं ना कहीं क्या डिस्टर्ब हो जाएगा और हम उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हर केस में यूजुअली हम टेक्नोलॉजी जो है उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं किसका, प्रोडक्शन फंक्शन का। फॉर एग्जांपल when there are 4 units of labor and 5 unit of capital, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया। वापस से आप देखिए Q is equal to F ब्रैकेट 4,5। अब 4,5 यानी कि हमने L और K को हटा दिया, लेबर और कैपिटल को हटा दिया, और हमने यहाँ पे उसको एक्चुअल यूनिट दे दी। हमने कह दिया कि 4 यूनिट है किसकी, लेबर की, और 5 यूनिट है किसकी, कैपिटल की। तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, प्रोडक्शन फंक्शन इज Q is equal to F ब्रैकेट 4,5, है ना। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट और इनपुट के बीच का। इससे अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्शन फंक्शन 2 ही चीज के बीच का आउटपुट है, रिलेशन है, वो क्या है, आउटपुट और इनपुट। तो यहाँ पे भी हम जो ग्राफ है उसमें वाई एक्सिस पे एक जगह आउटपुट बना देंगे और एक्स एक्सिस पे हम अपना एक जगह इनपुट बना देंगे। अब आप देखें यहाँ पे इसको अगर हम कर्व को ड्रॉ करें तो इस तरीके से कुछ कर्व जो है वो बनता है, राइट। अब इस कर्व का क्या रीजन है, ये ऐसा क्यों बना है कि पहले ये स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर बाद में फाइनली एक पीक टच करके नीचे की तरफ आता है, राइट। सो इसका रीजन जो है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। राइट। सो ये कर्व का जो रीजन है, ये हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें आगे जाके हम इस चीज को देखेंगे कि क्यों कर्व जो है पहले इस तरीके से उठता है और फिर बाद में आके एक पीक टच करके नीचे आ जाता है। अभी फिलहाल के लिए जो है हम इस कर्व को यहाँ पे इतना ही इसको देखेंगे, आगे जाके हम इसमें और डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। वापस से आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पे कि क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन, फीचर्स क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। सो कॉम्प्लीमेंट्री, अ प्रोड्यूसर विल हैव टू कंबाइन द इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट्स कैन नॉट गेट जनरेटेड विदाउट द यूज ऑफ इनपुट। यानी कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों जरूरी है। अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट चाहिए ही चाहिए होगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना इनपुट के कोई आउटपुट आप जनरेट कर लें। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों के दोनों क्या इनपुट और आउटपुट दोनों साथ साथ में चलते हैं।
नेक्स्ट is specificity. For any given output, the combination of input that may be used is clearly defined. यानी कोई भी आउटपुट अगर आपको चाहिए तो जो भी उसके लिए कॉम्बिनेशन होगा इनपुट का, वो आपको जो है डिस्क्राइब करके रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कुछ बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको एक फर्नीचर क्रिएट करना है, आपको एक कुर्सी बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए इनपुट में, आपको चाहिए उसके लिए लकड़ी चाहिए, आपको उसके लिए कारपेंटर चाहिए जो उसको बना सके, जिसके पास बराबर स्किल्स हो। तो कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इस आउटपुट के लिए हमें क्या इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई करना काफी जरूरी है, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए वो चीज। व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर्स आर नीडेड, किस प्रकार के आपको जो फैक्टर्स हैं उनकी जरूरत है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज क्लियरली मेंशन्ड बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन गेट स्टार्टेड। यानी कि ये हमेशा होता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले ही हम क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि किस प्रकार का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रोडक्शन पीरियड, द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज क्लियरली एक्सप्लेन टू द प्रोडक्शन यूनिट। यानी कि जो भी आपका समय रहेगा, समय अंतराल रहेगा जहां पे आप प्रोडक्शन करेंगे, वो क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाता है प्रोडक्शन यूनिट्स को। ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन सम स्पेसिफिक टाइम, और प्रोडक्शन भी जो होता है वो स्टेजेस में होता है, कोई इनिशियल स्टेज होती है और कोई एक लास्ट स्टेज होती है। तो उस स्टेज में भी क्लियरली उसको स्पेसिफाई कर जाते हैं कि उस प्रोडक्शन में कितना हमें जो टाइम है वो लगेगा। प्रोडक्शन जनरली गेट्स कंप्लीटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और प्रोडक्शन जो है वो यूजुअली एक लंबे समय के अंतराल पे ही कंप्लीट होता है, राइट। अभी हम टाइम पीरियड्स भी जो है वो भी देखेंगे प्रोडक्शन के, जो कि दो अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके के होते हैं। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया टाइम पीरियड के बारे में, तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है हम उसको मेनली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो है आपका कोर्स जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन तक ही लिमिटेड है, लॉन्ग रन आपको सिलेबस में नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यानी जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन और एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। In these production function, the combination and behavior of variable factors and fixed factor are different. तो यहाँ पे क्या डिफरेंट होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में? तो फिर मेनली जो उनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यहीं पर इनपुट हमारा जो कि है एक वेरिएबल फैक्टर और एक हमारा फिक्स्ड फैक्टर। तो हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर आउटपुट कैन ओनली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ वेरिएबल यूनिट्स। तो अब किस तरीके से हम शॉर्ट रन को डिफाइन करते हैं? तो आपके से मन में आ रहा है वो शॉर्ट रन यानी कि छोटा समय, राइट। आपको लग रहा होगा कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कभी भी महीनों को स्पेसिफाई नहीं करा यानी टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं करते कि कितने महीने कितने साल, बल्कि हम इनको यहाँ पे उससे स्पेसिफाई करते हैं कि आप वहां पे आउटपुट को कैसे बदल पा रहे हैं। अगर यहाँ पे आउटपुट को आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल इनपुट के थ्रू चेंज कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो आपका जो पीरियड है वो कैसा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन है। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। यानी शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में ही ऐसा एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पे वेरिएबल्स को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके रखा गया होता है, यानी कि एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। फिक्स्ड फैक्टर रिमेन कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन लाइक लैंड, कैपिटल, प्लांट, मशीनरी, एटसेट्रा। और फिक्स्ड फैक्टर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, यानी कभी उनको बदला नहीं जा सकता है शॉर्ट रन के अंदर। और वो कैसे, मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर हमने लैंड, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज शॉर्ट रन जो होता है वो इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि वहां पे आप इतने बड़े बड़े एसेट्स जो है उनको नहीं बदल सकते, राइट। यानी कि आप एक नया प्लांट नहीं परचेज कर सकते छोटे से टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वो छोटा टाइम 12 महीने हो गया या फिर 6 महीने हो गए, तो उसके अंदर आप इनको चेंज नहीं कर सकते। जिनको आप चेंज नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड फैक्टर बन जाते हैं। प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड बाय ओनली इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वेरिएबल इनपुट लाइक लेबर। और प्रोडक्शन को आप तभी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप नई मशीनरी या नया प्लांट सेटअप करने के बजाय आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाएंगे जो कि आपके कैसे हो सकते हैं, लेबर। तो आप लेबर को इंक्रीज करेंगे जिससे आपका प्रोडक्शन जो है चेंज हो सके। Therefore, the situation where the output is increased by only increasing the variable factor of input and keeping the fixed factor constant is termed as short run production। यानी कि इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट जिसे सिर्फ बढ़ाया जा सकता है वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू और ना कि फिक्स फैक्टर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ही हम इसी के बारे में यानी शॉर्ट रन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम जान लेते हैं लॉन्ग रन क्या होता है। लॉन्ग रन इज अ स्पैन ऑफ टाइम वेयर द आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन whether it is fixed और वेरिएबल। यानी कि लॉन्ग रन एक ऐसा समय है, यानी इतना बड़ा समय है जहां पे आप अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हैं सारे के सारे फैक्टर को चेंज करके। यानी कि इस टाइम पीरियड में कोई फैक्टर ना ही वेरिएबल रहता है और ना ही क्या बोलते हैं फिक्स रहता है, सारे के सारे यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म हो जाते हैं और एक तरह से आप सभी को क्या बोलते हैं, सभी के सभी वेरिएबल हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इसको बोला फिक्स्ड,
फिक्स्ड हमारा क्या था, लैंड था, कैपिटल था, प्लांट था, मशीनरी था। लॉन्ग रन के अंदर ये फिक्स्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं, और जिसको आप चेंज कर सकते हैं वो आपका वेरिएबल बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया, जिन फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते वो हमारे फिक्स्ड फैक्टर बन जाते हैं, पर लॉन्ग रन में ऐसा कोई सा फैक्टर नहीं रहता जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग रन इज इनफ टाइम टू ऑल्टर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और लॉन्ग रन एक इतना काफी समय होता है, यानी यहाँ पे ये भी नहीं बताया कितना, पर फॉर एग्जांपल 10 साल का समय हो गया या 15 साल का समय हो गया, तो ये इतना बड़ा टाइम पीरियड होता है कि यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने फैक्टर्स में से। ऑल फैक्टर्स आर सेड टू बी वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, और इसलिए यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स जो है उनको वेरिएबल कहा जाता है। Therefore, the situation where the output is increased by increasing all the inputs simultaneously and in the same proportion is termed as long run production, यानी कि यहीं पे वो टाइम पीरियड जहां पे आप आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं सारे के सारे इनपुट्स को चेंज करके, है ना। आप यहाँ पे देखिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ऑल द इनपुट्स, है ना। आप यहाँ पे ये नहीं बोला कि क्या वेरिएबल, क्या यहाँ पे क्या फिक्स, सीधे सीधे बोलिए कि सारे के सारे इनपुट को अगर आप चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं तो आप उसको बोलेंगे क्या, वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, और ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि आप देखें, शॉर्ट रन में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है, इवन दो हमें लॉन्ग रन को इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, पर हम जान लेंगे एक बार कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अभी हमने प्रोडक्शन जाना क्या होता है, हमने प्रोडक्शन फंक्शन जाना, और दो टाइम पीरियड जाना जहां पे प्रोडक्शन फंक्शन वर्क करता है। अब जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट क्या होता है, राइट। आपको पता है वो प्रोडक्ट क्या होता है। यूजुअली हम जो भी कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं, डेफिनेशन देते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट से, पर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। Product or output refer to the volume of goods that a company produces using input during a specified period of time, यानी कि क्या होता है प्रोडक्ट, यहाँ पे बोला कि प्रोडक्ट या फिर आउटपुट दोनों के दोनों एक ही चीज है, जो कि एक कंपनी प्रोड्यूस करती है अपने इनपुट्स के द्वारा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि वही जो एंड प्रोडक्ट है, वही जो एंड रिजल्ट है हमारा जो प्रोडक्शन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और आगे जाके जो है प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे बाकी अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम डिफरेंट थ्री एंगल्स, द टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को स्टडी करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब देखते हैं क्या होता है टोटल प्रोडक्ट, यानी कि टीपी, है ना। हम शॉर्ट में से क्या हो सकते हैं, टीपी बोल सकते हैं। रिफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट द फर्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन कोर्स ऑफ टाइम विद अ गिवन नंबर ऑफ इनपुट, यानी कि वो टोटल क्वांटिटी है जो एक फर्म ने अपने टोटल प्रोडक्शन में बनाई है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स, है ना। यानी कि टोटल जितना भी प्रोडक्शन करा गया है, जितने भी आउटपुट निकले हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टीपी, यानी टोटल प्रोडक्ट। काफी इजी है। टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, इसको हम अलग अलग नाम से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट या टोटल रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, इफ 6 लेबर प्रोड्यूस 10 किलो ऑफ व्हीट देन द टोटल प्रोडक्ट इज 60 किलो, है ना। यानी कि अगर 6 लेबर है और हर एक लेबर जो है वो 10 किलो गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 60 kgs हो जाएगा। अ कंपनी कैन इंक्रीज टीपी इन द शॉर्ट रन बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन द वेरिएबल कंपोनेंट्स, बट ओवर टाइम फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स कैन बी इंक्रीज टू टीपी, है ना। और एक कंपनी जो है, यानी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्रोड्यूसर है, वो टीपी को कैसे बढ़ाएगा, शॉर्ट रन में, राइट। ये काफी बार क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट रन में आप टीपी को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा, शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज किया जा सकता है, तो एक प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, वेरिएबल कंपोनेंट पे ही फोकस करेगा। बट ओवर द टाइम बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स कैन बी इंक्रीज टू रेज टीपी, पर ओवर द टाइम क्या होगा, दोनों फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट्स को इंक्रीज करा जा सकता है टीपी को रेज करके। अभी ओवर द टाइम का मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉन्ग रन, राइट। अभी हमने देखा लॉन्ग रन में ही आप सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट रिफर टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, राइट। आपको एवरेज का मीनिंग पता होगा, एवरेज क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्ट है उसका भी सेम मीनिंग है, यानी कि आउटपुट पर यूनिट, कितने यूनिट पे आप कितना एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वापस से हम अपने एग्जांपल पे आते हैं। एपी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीपी बाय यूनिट्स। एपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, टीपी को यूनिट से डिवाइड करके। और द वेरिएबल फैक्टर, फॉर एग्जांपल इफ टोटल प्रोडक्ट इज 60 kg, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि टोटल प्रोडक्ट कितना था, 60 kg था, हमने 60 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करा, वो भी कितने यूनिट्स ने, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स को डिवाइड करना है हमें टीपी को। तो यहाँ पे 6 लेबर ने 60 kg बनाया, तो ऑन एवरेज यहाँ पे अगर बात करें टोटल एवरेज प्रोडक्ट की, तो वो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 6, बिकॉज 6 लेबर थे और हमारे टीपी कितना था, 60 था, तो यहाँ पे 10 kg हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। सब एक एक करके हम इसका एक देखते हैं, टीपी, एपी एंड एमपी को।
Total product refer to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with a given number of units. For example, if 5 labor produce 6 kg of wheat, then the total production is 30 kg, right? अगर आप यहाँ पे एग्जांपल भी चेंज करेंगे, यूनिट ये हमारे 5 लेबर, ये हमारे होगा क्या यूनिट, और 6 किलो ऑफ वीट यानी कि पर यूनिट वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल हमारा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 30 केजी. अ कंपनी कैन इंक्रीज इन द टीपी बाय इन द शॉर्ट रन बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन द वेरिएबल कंपोनेंट, बट ओवर टाइम बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट कैन बी इंक्रीज टू रेज द टीपी. अदर नेम ऑफ टीपी आर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट. और वहीं पे अगर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की, तो एवरेज प्रोडक्ट का हमने देखा क्या मीनिंग होता है, पर अगर हम उसे फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. एवरेज प्रोडक्ट रिफर टू आउटपुट पर यूनिट. तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है. एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट होता है. सो अगर मैं यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लिखूं सिंपल टर्म्स में, सो एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन आउटपुट पर यूनिट. तो टीपी अपॉन क्या आ जाएगा आपका यूनिट, यानी जितने भी यूनिट्स आपने लगाए उस टोटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप उन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके जो आपको मिलेगा वो आपका एवरेज प्रोडक्ट रहेगा. वापस से एग्जांपल देखते हैं एक और. फॉर एग्जांपल इफ द टोटल प्रोडक्ट इज 30 केजी, आप पता है टीपी कितना आपका 30 किलो है, और यहाँ पे आपने कितने यूनिट्स का इस्तेमाल करा, 5 लेबर का इस्तेमाल करा, यानी कि ये टोटल आपके इनपुट हो जाएंगे. ये आपकी यूनिट है, आपने 5 यूनिट का इस्तेमाल करा 30 किलो गेहूं बनाने के लिए. तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वापस से इस फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करते हैं. सो अब देखिए यहाँ पे टीपी कितना है, टीपी हमारा था 30 केजी. राइट, सो टीपी हमारा यहाँ पे कितना था 30 केजी अपॉन टोटल यूनिट कितने थे हमारे 5 लेबर यानी 5 यूनिट. आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा आपका 6, बिकॉज 6 टाइम्स इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पे 6 आपका जो है वो आपका एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा. EP इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग TP बाय यूनिट. तो TP को हम यूनिट से डिवाइड करते हैं और वो हमें क्या देता है, EP दे देता है. फॉर्मूले की अगर बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट TP अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, है ना. यानी कि आपने क्या करा, AP इज इक्वल टू TP, उसको डिवाइड करा किससे, जो भी आपका यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है. बिकॉज आप देखें बार बार यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल कराया रहा है, बिकॉज हम ये सारी की सारी चीजें जो है शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया कि अभी आगे जाके काफी सारा जो है हम शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे. बिकॉज जब लॉन्ग रन आएगा तो लॉन्ग रन में आपको ना ही कोई वेरिएबल, ना ही फिक्स रहेगा, ना कोई वेरिएबल रहेगा. हम उसको सब सिर्फ एक यूनिट से डिफाइन करेंगे और वो रहेगा हमारा इनपुट, या फिर आप उसे कुछ केसेस में वेरिएबल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. इन टीपी इन टर्म्स ऑफ एपी विल बी. और अगर आपको टीपी कैलकुलेट करना है एपी से, बिकॉज ये भी कई बार आता है कि हमें एपी गिवन होता है, यूनिट गिवन होते हैं, लेकिन टीपी गिवन नहीं होता है, तो आप टीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एपी इनटू यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, टीपी मिल जाएगा. राइट, सो ये अपोजिट चीजें भी कैलकुलेट करने को आती हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन जानना जरूरी है. थर्ड हमारा आता है फिर मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी. Marginal product refer to the addition to the total product when one more unit of a variable factor is employed. क्या होता है MP? MP होता है वो एडिशनल टोटल प्रोडक्ट, जब हम एक और यूनिट को इंक्रीज करते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने के लिए या फिर हमारे टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. It calculate the extra output per additional unit of input while keeping all the inputs constant. यानी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है, जैसे हमने एक यूनिट बढ़ाया, उसी को हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, कि क्या एक्स्ट्रा आया. तो यहाँ पे जब भी हम एक यूनिट को बढ़ाते हैं तो क्या एक्स्ट्रा आउटपुट आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट. अदर नेम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिटर्न, है ना. तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं. फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला है MP ऑफ n इज इक्वल टू TP ऑफ n माइनस TP ऑफ n माइनस 1, है ना. इसका हम क्या एक्सप्लेनेशन जो है अभी देखते हैं आगे. तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पे हमें AP और MP कैलकुलेट करना है फॉलोइंग पर्टिकुलर से. राइट, सो आप देखें यहाँ पे आपको दिया है लैंड दिया है, लेबर दिया है, TP दिया है. आप देखें लैंड जो है वो एक फिक्स्ड फैक्टर है, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें अगेन हम शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. तो लैंड यहाँ पे आपका एक फिजिकल एक फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है. तो लैंड जो है वो ओवर द ऑल प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पर लेबर जो है वो बदलता रहेगा. आप देखें जैसे जैसे लेबर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आपको यहाँ पे एपी और एमपी कैलकुलेट करना है. सो राइट, सबसे पहले हम देखते हैं एपी कैसे कैलकुलेट कराएगा. एपी का फॉर्मूला एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन लेबर, यानी कि टीपी अपॉन यूनिट्स. तो आप देखें पहले हमारा टीपी कितना 0 था,
और आप यहाँ पे जो लैंड है उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे, बिकॉज लैंड का यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है, राइट, क्योंकि लैंड यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है और लैंड से ना ही कोई आपका जो है कोई आउटपुट है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। सो टीपी को आप देखेंगे 0 डिवाइड बाय 0, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन, कुछ भी नहीं आएगी वैल्यू। नेक्स्ट है 10 डिवाइड बाय 1, तो आपका एबी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और वहीं पे फिर 30 डिवाइड बाय 2 वो कितना आ जाएगा, 15। 75 डिवाइड बाय 3 25। 100 डिवाइड बाय 4 25। सो सारे के सारे टीवी की जो वैल्यू है आप उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, आपके लेबर से, जो कि आपका वेरिएबल फैक्टर है ना। अगर हम इसको और स्पेसिफिकली कहें तो ये क्या है हमारा, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को टीपी को डिवाइड कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर से, ठीक है। सो एपी तो समझ में आ गया। एमपी को कैसे निकालेंगे, एमपी जो कि काफी कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसका क्या मतलब होता है, तो इसमें सिंपल सा बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको टीपी में नजर रखनी है एमपी निकालने के लिए। और आप पहले देखें ये क्या है, अगर ये आपका टीपी अगर आप यहाँ पे देखें तो जब आपका यहाँ पे टीपी 30 है, तो अगर टीपी हमारा ये टीपी हो गया तो मैं बोल दूंगा कि टीपी हमारा है n नंबर ऑफ टीपी। इसके ऊपर वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, टीपी n माइनस 1, राइट। तो टीपी n माइनस 1 का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जस्ट उसके ऊपर वाला, उसके प्रीवियस वाला जो आपका टीपी है उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको क्या देगा, मार्जिनल प्रोडक्ट देगा, राइट। क्योंकि आप देखें यहाँ पे पहले लेबर 0 थी तो टीपी हमारा 0 था, लेबर 1 हुई, लेबर को हमने इंक्रीज करा तो कितना चेंज आया टीपी में, अचानक से 0 से वो 10 की तरफ चला गया, इसलिए हमारा एमपी जो है वो 10 हो गया। यानी एडिशनल चेंज जो है हम उसको देख रहे हैं। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 10 माइनस 0 करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पे लेबर हमारा कितना था, 1 से 2 हो गया, 2 यूनिट हो गया, यानी 30 आ गया हमारा कितना, टीपी। अब यहाँ पे देखें कितना चेंज आया, एक और यूनिट बढ़ाने पे 10 से 30 हो गया, यानी कितना चेंज आया आप इसको बता सकते हैं 20। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, टीपी एन यानी 30 माइनस टीपी एन माइनस 1 यानी कि 10, राइट। तो इस तरीके से हम प्रीवियस वाला जो टीपी है उसको माइनस करते हैं, डिफरेंस पता लगाते हैं और हमारी जो एमपी की वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या एमपी हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बाद क्या होता है, टीपी जो है बढ़ना बंद हो जाता है और टीपी फाइनली जो है गिरना चालू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि एमपी जो है हमारा वो नेगेटिव में यहाँ पे आ रहा है। एट यूनिट ऑफ 5, जब 5 यूनिट थी तो हमारा टीपी कितना था, 120। उसके बाद जब हमारी लेबर की यूनिट 6 हुई, यानी कि एक और यूनिट से बढ़ी, तो टीपी में कोई भी चेंज देखने को यहाँ पे हमें नहीं मिला। तो जब हमें चेंज देखने को नहीं मिला तो हम टीपी एन यानी कि 120 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारा एमपी जो है फाइनली 0 आएगा, जो कि इंडिकेट करता है कि टीपी में कोई भी चेंज नहीं आया है। फिर 120 से 110 हुआ, अब यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस जो है एक्चुअली में कम जा रहा है, कितने से कम जा रहा है, 10 से कम जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो एमपी है वो -10 आ जाएगा एंड सो ऑन। अगली बार आप देखेंगे 110 से फिर 100 हो गए तो वापस से -10 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से टीपी, एपी और एमपी को कैलकुलेट करा जाता है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे हमें एमपी गिवन है, राइट। यहाँ पे हमें एमपी गिवन है और यहाँ पे हमें टीपी और एपी निकालना है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टीपी कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज टीपी हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीपी से ही हम जो है एमपी और एपी को कैलकुलेट करते हैं। सो आप देखें यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है 28 16 12 8 4 0 और फाइनली -8। हमें क्या करना है, हमने पहले टीपी का डिफरेंस कैलकुलेट करा था, इस बार क्या करेंगे, हम इस सारे के सारे एमपी को जोड़ देंगे, यानी एमपी को सबमिशन कर देंगे, यानी कि देख सकते हैं सिग्मा एमपी लिखा है, यानी कि सारे के सारे एमपी जो है उनको जोड़ देंगे। तो पहला हमारा क्या होगा 1 वेरिएबल फैक्टर और एमपी हमारा 20 दिया गया है, यानी एडिशनल चेंज कितना दिया गया, 20 दिया गया, तो 20 प्लस इसके ऊपर वाला, उसके ऑफ कोर्स जब वेरिएबल फैक्टर 0 होगा तो आपका टीपी भी कितना होगा, 0 होगा, राइट। हमेशा याद रखना, जब वेरिएबल फैक्टर 0 है तो आपको कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपने कोई भी लेबर या कोई वर्कर या कोई भी आपने इनपुट जो है एम्प्लॉय करके नहीं रखा है, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसके पहले ऑफ कोर्स जो हमारा पहले एमपी होगा वो 0 होगा, 20 प्लस 0 यानी एमपी कितना, तो टीपी कितना आ गया आपका 20। फिर 20 में आप 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। फिर 36 आ गया, फिर उसमें आप क्या ऐड कर देंगे 12, 36 में 12 तो 48। फिर 48 में आप ऐड कर देंगे 8, यानी एक के बाद एक क्या करते रहेंगे, आप एमपी को जोड़ते रहेंगे और एक के बाद जैसे आप जोड़ते रहेंगे तो आपको जो टीपी है वो मिलता रहेगा। यानी जस्ट अपोजिट जो हमने पिछले बार को एग्जांपल में करा था, हमने क्या करा था, टीपी में से डिफरेंस निकाला, टीपी में माइनस करते गए,
पर इस बार हम क्या करेंगे, हमें अपोजिट करना है, हमें यहाँ पे एमपी से टीपी निकालना है, तो इसलिए हम एमपी को जोड़ते जाएंगे। ऐसे करके फाइनली आपके जो सारे टीपी की वैल्यूज हैं वो निकल जाएगी। एक बार आपकी टीपी की वैल्यूज निकल जाएगी तो फिर आप जो है एपी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे आप एपी को डिवाइड करेंगे यूनिट से। यानी कि पहले आपको कितना है टीपी 20 डिवाइड बाय 1 20 आ गया, 36 डिवाइड बाय 2 18 आ गया, 48 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 16 आ गया, 56 डिवाइड बाय 4 14 आ गया, 60 डिवाइड बाय 5 12 आ गया, 60 बाय 6 10 आ गया, और फाइनली 52 बाय 7 कितना आ गया 7.42 डेसिबल में वैल्यू आ गई, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट पे जो एमपी है वो नेगेटिव में जा रहा था। जब हमारे वेरिएबल फैक्टर 7 हो गए थे तो हमारा एमपी जो है वो नेगेटिव में जा रहा था, -8 में आ रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारा टीपी यहाँ पे कितना था 60 था, तो 60 से फिर यहाँ पे हमने 8 को माइनस कर लिया। एक्चुअली हमने यहाँ पे माइनस करा ऐड करने के वजह, बिकॉज अगर हमें 60 प्लस -8 करेंगे, राइट, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो इसी तरीके से करी गई है, बिकॉज हम यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस जो है वो एक्चुअली में हमारा माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 -8। तो एक्चुअली में ये माइनस हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये 52 दिया है, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे हम टीपी, एपी और एमपी को कैलकुलेट करते हैं, और आप इनमें से कोई एक वेरिएबल या कोई भी आपके पास एक चीज हो तो आप उस दूसरे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन की मीनिंग, टाइप्स और एजम्पशन को समझ के हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से रिसोर्स यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो मेरे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।